तो बच्चों, पिछली वीडियोस में क्लास 11th केमिस्ट्री में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पे थे और उसमें हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम पे। ठीक है, तो बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है, इसमें हम लोगों इसके हिसाब से यानी कि हाइड्रोजन एटम का मॉडल कैसा होगा वो बोर्स द्वारा जो दिया गया। ठीक है, इसमें ये जो मॉडल था वो कुछ पोस्टुलेट्स पे बेस्ड था, है ना, कुछ पोस्टुलेट्स पे बेस्ड था। द मॉडल ऑफ एन एटम was based on following postulates। ठीक है, क्या क्या postulates था? तो एक तो ये कि एक एटम में उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना। ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। ठीक है, और इसका एनर्जी जो है इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में फिक्स्ड रहेगा। कोई एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि इसमें मूव कर रहा है, इसमें मूव कर रहा है, तो इस शेल में या ऑर्बिट में एनर्जी जो है वो फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इस ये जो सर्कुलर पाथ है इसको हम लोग ऑर्बिट कह रहे हैं। ये जैसे ऑर्बिट हो गया, ये जैसे ऑर्बिट हो गया, है ना। तो ये जो ऑर्बिट है इसको हम लोग एनर्जी लेवल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल। ठीक है, या फिर इसको हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करेगा, रिवॉल्व जो करेगा वो पर्टिकुलर एक सर्कुलर ऑर्बिट में करेगा और उसी पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट को हम लोग एनर्जी लेवल या स्टेशनरी ऑर्बिट भी कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस पोस्टुलेट के हिसाब से ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर्टिकुलर शेल में जब तक मूव करेगा तब तक उसका एनर्जी फिक्स्ड रहेगा। तो द इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus in a circular path having fixed energy। These circular paths are called energy level or स्टेडी स्टेट या स्टेशनरी ऑर्बिट, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है जब इस पे एनर्जी फॉल करेगा या जब कोई लाइट एनर्जी फॉल करेगा या जब एनर्जी यहाँ से निकलेगा तब इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना ऑर्बिट चेंज करता है। जैसे मान लीजिए अगर एनर्जी दिए तो इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके इस पे जा सकता है या इसके ऊपर वाले और शेल पे जा सकता है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, ये जो एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट का नाम दिया गया है ना,
जैसे n नंबर ऑफ शेल, तो ये जो n है उसको बोला गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये 1 हो सकता है तो पहला शेल बोलेंगे, 2 हो सकता है, 3, 4 इस तरह से, तो k शेल इसको बोल दिए, ठीक है, या फिर L शेल, M शेल, N शेल, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो ये सब जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। तो ये पहला था। दूसरा पोस्टुलेट में उन्होंने ये कहा कि जब भी लाइट एनर्जी फॉल करेगा इस पर, या फिर मान लेते हैं कि ये एनर्जी ट्रांसमिट करे, बाहर निकाले, तो आइदर केस में क्या होगा, दोनों ही में से किसी केस में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपना एनर्जी लेवल जो है वो छोड़ता है, या तो वो जंप करके ऊपर जाएगा या फिर ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन जब एनर्जी उसमें हम देते हैं या वहाँ से रेडिएशन बाहर निकलता है, तब अगर कुछ नहीं हो रहा है तो कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा एक पर्टिकुलर सेल पे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब एनर्जी उस पर दिया जाए या वहाँ से निकल जाए, तो एनर्जी उस पर देने की जो बात हो रही है, तो कैसे देने की बात हो रही है, एनर्जी जो हम लोग उस पर देंगे, यानी कि जैसे लाइट उस पर फॉल करवाए या एनर्जी वहाँ से निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि रेडिएशन जो है वहाँ से कुछ बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो दोनों ही केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे ये कहने का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए ये जो हम लोग शेल दिखा रहे थे उसको मैं अगर ऐसे दिखाऊं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो कोई लाइट एनर्जी जब इस पर फॉल करेगा तो वो एनर्जी गेन करके जंप करके ऊपर जाएगा, है ना। और अगर सपोज़ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है पहले से, तो वो रेडिएशन जैसे अपना एनर्जी लूज़ किया तो वो इलेक्ट्रॉन जंप होके नीचे आएगा, है ना। तो एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन, दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकता है। तो दूसरा जो पोस्टुलेट है उस पर हम लोग क्या बात कर सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉन्स जंप to higher energy level when certain light falls on it, when certain light falls on it, and electrons come to lower energy level when radiation is emitted, है ना, जब रेडिएशन बाहर निकलता है तब। तो आइदर केस में, तो यहाँ पे क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज़ कीजिए यहाँ पे जो मैंने लिया है, मान लेते कि यहाँ पे एनर्जी E1 है, हायर एनर्जी लेवल का एनर्जी ज़्यादा होता है, और सपोज़ कीजिए यहाँ पे एनर्जी E2 है ना। तो जो लाइट फॉल किया उसका एनर्जी कुछ भी है, मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे सपोज़ कीजिए कि h का ये एनर्जी है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, h जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब किया, दैट इज़ इक्वल टू
वो जो डिफरेंस होगा E2 माइनस E1, है ना। तो यानी कि डेल्टा E भी लिख सकते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ से अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूँ तो डेल्टा E यानी कि चेंज इन एनर्जी बाय प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं कि कौन सा लाइट जो है वो फॉल किया, ठीक है। इसको हम लोग बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल भी कहते हैं। ये जो है वो कहलाता है बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो ये भी एक बात हो गई। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जो जब हम लोग एनर्जी देते हैं एटम पे, तब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंप करके नीचे से ऊपर जा सकता है, या वहाँ से एनर्जी बाहर जब निकलता है तो वो ऊपर से नीचे आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं इस पर। अब जो थर्ड हम लोग बात करेंगे उसमें ये कि इलेक्ट्रॉन्स जो है किस शेल में मूव कर रहा है ना। तो इस मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या किसी भी शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, ऐसा है। तो उसके लिए भी बोर्स ने कुछ कहा था, और उसमें उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं है कि किसी भी शेल में मूव कर जाएगा। उसमें उन्होंने ये कहा कि वो उसी शेल में केवल मूव कर सकता है जिस शेल का एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2 पाई का। जिसमें इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2 पाई का, उसी में केवल वो मूव कर सकता है, ठीक है। तो जैसे इसमें हम लोग लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट है ना, ठीक है। तो इसमें ये लिख सकते हैं द एंगुलर मोमेंटम जो अगर हम लोग देते हैं ये का, देखिए एंगुलर मोमेंटम of an electron in a given stationary state, ठीक है, is given by तो एंगुलर मोमेंटम का ये फॉर्मूला होता है n इंटू h/2 पाई, और यहाँ पे n क्या है 1 2 3 ऐसा एनर्जी लेवल्स जो अभी हम लोग पढ़े थे, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, वो है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो है एक पर्टिकुलर शेल में मूव करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का मल्टीपल हो, यानी h/2 पाई का डबल हो, ट्रिपल हो, या h/2 पाई हो, इस तरह से, ठीक है। तो an electron can move only in those orbits. An electron can move only in those orbits for which its angular momentum ठीक है, an electron can move only in those orbits for which its angular momentum is integral multiple of h/2 pi,
ठीक है, कि उसी वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए so only certain orbits are allowed। ऐसा नहीं कि बहुत सारा ऑर्बिट होता है और कोई भी ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं, सिर्फ कुछ ही ऑर्बिट्स जो है वो अलाउड होते हैं। और वो ऑर्बिट कौन से होंगे? वो ऑर्बिट्स वो होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम ये हो या फिर इसका मल्टीपल हो, ठीक है, ये है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अब ये जो बोर मॉडल है, यहाँ पे जो बातें हुई बोर पोस्टुलेट्स में, उसके हिसाब से उन्होंने कुछ फैक्ट्स भी दिया, बोर ने कुछ फैक्ट्स भी दिया, वो भी जानना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, कोई ऑर्बिट कितना दूर है न्यूक्लियस से, वो कैसे पता चलेगा। तो ये सब सारी बातें भी जो है वो बोर पोस्टुलेट से आते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देख सकते हैं हम लोग, जैसे देखिए, तो according to Bohr's theory, of hydrogen atom, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना, नंबर 1 क्या होता है कि स्टेशनरी स्टेट्स, ये सब पॉइंट्स हम लोग को ध्यान रखना है। स्टेशनरी स्टेट्स यानी कि ऑर्बिट्स, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन, स्टेशनरी स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रॉन आर, ये तो मैं अभी बताया भी था, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, आर नंबर्ड एज n equals to 1 2 3 dot 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 called principal quantum number, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। जो दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग कह सकते हैं वो ये कि रेडियस, है ना, न्यूक्लियस से कितना दूरी है किसी पर्टिकुलर रेडियस की, वो चीज़, ठीक है। तो द रेडियस ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स, द रेडियस ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स is Rn is equals to n का स्क्वायर इंटू ए नॉट, ठीक है। ये जो ए नॉट है इसको हम लोग बोर्स रेडियस कहते हैं, और है ना, ये जो ए नॉट है इसको बोर्स रेडियस कहते हैं, और इसका एक वैल्यू होता है 52.9 पिकोमीटर। पिकोमीटर में याद होगा 10⁻⁻12 मीटर होता है। तो इसको, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं बोर्स रेडियस ए नॉट, है ना, बोर्स रेडियस हो गया। अब पहला शेल है, जैसे फर्स्ट शेल यानी के, तो ये 1 हो जाएगा इक्वल्स टू क्या, 1 का स्क्वायर इंटू 52.9 पिकोमीटर, है ना, ये हुआ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, उतना ही आएगा, यानी कि जो पहला शेल है उसका जो रेडियस आया वो इतना पिकोमीटर है,
और इतना पिकोमीटर, यानी वही क्या है, बोर्स रेडियस है। ठीक है, ये बोर्स रेडियस हो गया, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और ये तो हालांकि इसके लिए है, और इसमें हम लोग, ये तो हाइड्रोजन के लिए मैं अभी जैसे बता रहा हूँ, दूसरे के लिए अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वो पहले हाइड्रोजन के लिए बात कर लेते हैं और फिर दूसरे के लिए आएंगे। तो ये हो गया। तीसरी बात जो हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये तो बहुत इजी है कैलकुलेशन की। अगर आप जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, n के लिए n1 था, n जब 2 होगा तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स इसका हो जाएगा ना, तो रेडियस तो दूर हो जाएगा ना, यानी दूर हो जाएगा तो क्या हुआ, जैसे इस तरह से कुछ मान लेते हैं। तो जैसे जैसे n बढ़ रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस है कि रेडियस भी बढ़ेगा, है ना। तो एज दी n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज दी n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, यानी कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, ठीक है, n इंक्रीजेस द रेडियस, तो इंक्रीज ही करेगा ना, इंक्रीजेस, ठीक है, इस तरह से। फिर थर्ड हम लोग एनर्जी पे बात कर सकते हैं। अभी हम लोग हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर थर्ड नंबर, तो एनर्जी ऑफ, एनर्जी पे अगर बात करें, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a particular stationary state in a particular stationary state is given by, इसके लिए हम लोग ये करते हैं, एक फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, En इक्वल्स टू माइनस RH इंटू 1/n², n वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे ये n क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि 1 2 3 ऐसा, ठीक है। और RH जो है इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। और इसका जो वैल्यू होता है वो 2.18 10⁻⁻18, ये इतना जूल होता है ना, रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू इतना जूल होता है यहाँ पे। तो हम लोग ये लिख सकते हैं -2.18 10⁻⁻18 बाई n², इतना जूल, ठीक है। तो ये जो है एक्सप्रेशन, अब यहाँ से क्या हम लोग समझ रहे हैं कि जैसे जैसे n का वैल्यू, ये नेगेटिव साइन क्यों है वो मैं बताऊंगा।
यहाँ पे क्या हम समझ पा रहे हैं कि n का वैल्यू बढ़ेगा जब ये जो है ना n का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, तो इन जनरल कोई भी फ्रैक्शन जैसे होता है तो उसमें अगर डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला का वैल्यू अगर बढ़ता है तो उस पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू तो कम हो जाता है, तो कम हो जाएगा। मगर यहाँ पे साइन माइनस भी है, तो माइनस वैल्यू में अगर माइनस में कम होता जा रहा है इसका मतलब वैल्यू इंक्रीज कर रहा है ना। तो n अगर बढ़ेगा तो एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा, बढ़ेगा उस पर्टिकुलर शेल में। ठीक है, तो जैसे जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स दूर जाता है उसका एनर्जी क्या होता है, बढ़ता जाता है ना। तो एज द इलेक्ट्रॉन्स goes away from the nucleus its energy increases, उसका एनर्जी क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे नेगेटिव साइन है तो इसके पीछे क्या रीज़न है, देखिए कैसे लेते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है सपोज, ठीक है, एटम का न्यूक्लियस है ना। अब ये ऑर्बिट्स हो गए, ठीक है, तो कहीं पे इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये इन्फिनिटी में कहीं पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है और कहीं पे इनफाइनाइट पोजीशन पे कहीं पे। ठीक, तो जब इनफाइनाइट पोजीशन पे है तो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में ये नहीं है ना। ये यहाँ पे हम लोग इनफाइनाइट किसको कह रहे हैं, ये n का वैल्यू हो गया ना, इनफाइनाइट यानी कि शेल इनफाइनाइट बहुत दूर, तो न्यूक्लियस के इफेक्ट से वो दूर है, तो इसलिए यहाँ पे इसका एनर्जी जो है वो ज़ीरो है। ठीक, और जैसे जैसे ये नज़दीक आएगा और थोड़ा नज़दीक आएगा और जैसे जैसे इसके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो वो अट्रैक्शन जैसे ही वो शेल में इन्फ्लुएंस के ये में आया, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में, तो अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होने से कुछ एनर्जी लॉस होता है ना। कोई चीज़ अगर किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो वो थोड़ा स्टेबल की ओर जा रहा है, ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, यानी कि एनर्जी के हिसाब से अगर बोलेंगे तो कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो अब पहले जीरो था, अब एनर्जी का लॉस हुआ, तो जीरो से और नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी होता है वो हम लोग इस तरह से नेगेटिव लेकर के चलते हैं, है ना। इसलिए नेगेटिव साइन यूज़ किया जाता है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेगेटिव साइन हम लोग क्यों यूज़ किए ये आप समझ पा रहे हैं ठीक से, ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये हम लोग तो समझ गए कि इसके लिए क्यों है, मतलब हाइड्रोजन एटम का या कोई भी एटम का जो एनर्जी हम लोग देते हैं तो माइनस साइन क्यों ले रहे हैं, एन बढ़ने से घटने से एनर्जी क्या होगा, ये सब हम लोग अभी समझ गए। इसमें ये जो है, ये तो जो बात अभी हम लोग कर रहे थे ये हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे थे, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए, है ना। तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम जो है ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए होता है, ऐसा नहीं है, वो दूसरे के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है ना, बट उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, ठीक है। ये जो बोर्स मॉडल में जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, is applied
to mono electronic is applied to monoelectronic species only। ठीक है, ये जो बोर्ड्स मॉडल है एटम का, उसको हम लोग मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन, मोनो मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज स्पीशीज हैविंग वन इलेक्ट्रॉन ओनली। ठीक है, स्पीशीज हैविंग वन इलेक्ट्रॉन ओनली। हम लोग वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए इसको अप्लाई करते हैं। जैसे देखिए, सच एज वन इलेक्ट्रॉन ओनली, है ना, सच एज, जैसे देखिए हाइड्रोजन तो है ही एक इलेक्ट्रॉन, वो तो हम लोग देख ही लिए। हीलियम, अब हीलियम में एटॉमिक नंबर 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके लिए हीलियम के लिए बोर मॉडल अप्लाइड नहीं होगा। ठीक है, हीलियम प्लस अगर कर देंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? जैसे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, जितना एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है एटम में, है ना, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। ठीक है, तो हीलियम में तो 2 है, जब He+ बोलेंगे इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 1। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, और इसी तरह से जैसे लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, तो लिथियम के लिए बोर मॉडल अप्लाइड नहीं होगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वाले ही स्पीशीज़ के लिए केवल अप्लाइड होता है, तो 3 में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो Li2+ हो जाएगा ना, जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उस पर, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अब कितना हो गया? 1। तो अब इसके लिए अप्लाइड होगा, Li के लिए अप्लाइड नहीं होगा बोर मॉडल, मगर Li2+ के लिए होगा। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये हुआ कि बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम जो है हम लोग मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स हो। अब यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, हीलियम जैसे है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, इस तरह से। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कुछ हो मगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें 1 होने चाहिए, तो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए ही जो है वो बोर्ड्स मॉडल अप्लाइड होता है, और ये हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो किसी दूसरे मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए जिसमें हाइड्रोजन के अलावा, मतलब जब हम ये करेंगे तो उस केस में हम लोग ज़रा सा देखें क्या कैसे फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस आएगा वो। ठीक है, तो इसमें देखिए उस केस में हम लोग जब एनर्जी लिखेंगे nth शेल में जो एनर्जी लिखेंगे -2.18 इंटू 10⁻18, ठीक है, बाई n² था और Z² से इंटू कर देंगे। ये किसके लिए बोल रहे हैं? अदर देन हाइड्रोजन के लिए, या एक किसी भी एटम के लिए बोल सकते हैं ये, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे अगर हाइड्रोजन है सपोज, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो यहाँ पे Z का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, है ना। पहला शेल के लिए पूछा गया तो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, दूसरे शेल के लिए पूछा गया तो 2 पुट करेंगे n का वैल्यू। तो जिस शेल के लिए पूछेगा वो n का वैल्यू यहाँ पे होता चला जाएगा। ठीक है, और जो आप स्पीशीज़ यूज़ किए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जो भी यूज़ किए हैं, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन अगर है ना, तो जैसे अभी मैं समझाया, तो उसके लिए अलग अलग चीज़ों का तो Z अलग अलग होता जाएगा ना।
हाइड्रोजन के लिए तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, ये अगर 1 कर देंगे तो इतना बाई n² ही तो आएगा, और वो ऑलरेडी हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये भी जो है एनर्जी का यहाँ पे ये वैल्यू है। ठीक है, ये आपको इतना जूल एनर्जी आ जाएगा। सही है, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। उसी तरह से आप रेडियस निकाल सकते हैं इसका। रेडियस nth शेल के लिए जो रेडियस है अभी हम लोग पढ़े 52.9, ठीक है, इंटू n² बाई जेड कर देंगे, इतना पिकोमीटर। तो ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जो दूसरा कोई भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है उसके लिए ये अप्लाइड होगा। ठीक है, तो इसमें से जो भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होगा उन सबका जेड का वैल्यू मैंने जैसे लिख दिया है, तो जो रहेगा जेड वो पुट कर देंगे, और जिस शेल के लिए पूछा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी है तो एन का वैल्यू वो डाल देंगे। ठीक है, तो उतना पिकोमीटर ये हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग यही देख पा रहे हैं कि बोर्ड्स मॉडल को हम लोग हाइड्रोजन के लिए तो अप्लाई करते ही हैं, इसके अलावा हम लोग किसी दूसरे के लिए भी अप्लाई करते हैं, लेकिन वो उस सब में इलेक्ट्रॉन एक ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। इस तरह से हम लोग आसानी से कर सकते हैं सारा। ठीक है, अब जैसे जब इलेक्ट्रॉन जंप होते हैं तो उस केसेस के लिए भी हम लोग ऐसे अलग से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे ये आपको अलग अलग एनर्जी का, जैसे किसी पर्टिकुलर शेल में है, जैसे कि सपोज़ मान लेते हैं कि कुछ भी एक जनरल वे में E1 लिख देते हैं सपोज़। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, माइनस ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट था ये बाई n²। अगर हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं जेड का वैल्यू तो 1 हो गया। अगर कोई और के लिए बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े, तो 1 शेल बोल रहे हैं कोई भी, तो कोई भी एक इनिशियल ले लिए, 1 इनिशियल भी कह सकते हैं। और सपोज़ करते हैं कि कोई दूसरा कोई शेल में ये है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही होगा ना एक्सप्रेशन जूल में। तो अब हम यहाँ पे अगर ये बात करें कि एनर्जी, जैसे सपोज़ करते हैं कि कुछ भी ऐसे शेल है, मान लीजिए कहीं पे इलेक्ट्रॉन है, ये जंप करके यहाँ चला गया कहीं पे। ठीक है, तो ये 1 स्टेट बोल रहे हैं, ये सेकंड बोल रहे हैं, इनिशियल और फाइनल ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, तो इस केस में जब हम यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे एनर्जी का तो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये फाइनल वैल्यू जो है माइनस RH बाई ये, फिर माइनस E1 ये वाला वैल्यू, RH Z² बाई n² होगा, और ये n1 कर लेंगे ऐसे, माइनस माइनस प्लस, और ये साइन माइनस में, होगा। तो ये हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये आराम से आ जाएगा आपका, है ना। साइन ये हो गया इस तरह से। तो जो फाइनल वाला है उसको इधर रख रहे हैं, इनिशियल वाला को इधर रख रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ से जैसे डेल्टा है, यहाँ से जैसे डेल्टा ई का वैल्यू आ गया, तो डेल्टा ई जब वैल्यू आ ही गया तो हम लोग आसानी से इसमें ये कर सकते हैं, कॉमन अगर ले लें, जैसे देखिए RH Z² तो 1 बाई ये होगा डेल्टा ई।
अब डेल्टा ई जो है यहाँ पे हम लोग अभी पढ़े थे एच न्यू इज इक्वल टू ये फॉर्मूला है, ऐसा। अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूँ तो एच नीचे, ठीक है। इस तरह से ये हम लोग आराम से इसमें कर सकते हैं, है ना। आर एच का वैल्यू तो कांस्टेंट ही है जिसके लिए भी लेंगे वो जेड का वैल्यू तो उतना वो अपना आराम से आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, फॉर हाइड्रोजन जेड इज इक्वल टू 1, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आर एच का तो वैल्यू वहाँ पे मैं लिखा था रेडबर्ग कांस्टेंट ये, और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग जानते हैं 6.626 10⁻⁻34, और फिर इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा 3.29 इंटू 10⁻15, है ना। इतना फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं ऐसा यूनिट में तो ये हट जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जब निकल गया तो हम लोग चाहें तो ये भी निकाल सकते हैं, वेव नंबर निकाल सकते हैं, वेव लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गया है हमारा, तो जैसे वेव नंबर क्या होता है 1/λ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू c/फ्रीक्वेंसी होगा, है ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू c/फ्रीक्वेंसी, तो c/फ्रीक्वेंसी ऐसे लिख सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल चुके हैं 3.29 इंटू 10⁻15, ऐसे अपॉन c है 3 इंटू 10⁸, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे 7 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 से बस थोड़ा ही सा ज़्यादा होगा, तो 1 पॉइंट इसका वैल्यू आता है 1.09677, जो हम लोग उधर किए भी हैं 1.09677 इंटू 10⁻7, ठीक है। 1/n1² माइनस 1/n2², ये हम लोग ऐसा यूनिट में निकाल रहे हैं चूँकि फ्रीक्वेंसी वहाँ पे हर्ट्ज लिए हुए हैं, यानी कि यहाँ पे जो आएगा ये वेव नंबर निकाल रहे हैं यानी 1/λ, तो ये होगा मीटर इनवर्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं, ना। तो कहने का मतलब वेव नंबर जो है वो 1.09677 इंटू 10⁻7 ये आया, और 1/n1² माइनस 1/n2², इतना मीटर इनवर्ट्स। इस तरह से हम लोग आसानी से इसका निकाल सकते हैं, है ना। तो ये जो सारी बातें थी यहाँ पे, ये हम लोगों ने देखा अभी कि कैसे हम लोग बोर मॉडल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आज जो हम लोग अभी बात कर रहे थे वो बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम पे बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने कैसे देखा कि हाइड्रोजन वो एक्चुअली क्या क्या पॉस्टुलेट्स था बोर मॉडल में, वो सब देखे। हाइड्रोजन एटम के लिए कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो देखे,
उसमें हम लोग एनर्जी, है ना, और रेडियस वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन के लिए, वो भी देखें। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि ये जो बोर मॉडल है वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए अप्लाइड नहीं है, दूसरे स्पीशीज़ के लिए भी है, मगर कंडीशन ये है कि उन सब में एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए वो था, ठीक है। और वहाँ पे फिर जेड का वैल्यू केवल बदलेगा, और दूसरे मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए कैसे वेरिएशन होगा फॉर्मूला में, क्या हम लोग करेंगे, वो भी हम लोगों ने देखा, और कैसे वेव नंबर और फ्रिक्वेंसी को निकाले, ये आप लोग समझ पाए, ठीक है। तो बोर्स मॉडल में आज हम लोग इतना ही बात करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और टॉपिक को आगे भी लेके चलेंगे, ठीक है। थैंक यू।